नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव से पहले जांच एजेंसी एक्शन मोड में है। कथित 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा और कांग्रेसी नेताओं के घर पर ईडी ने दबिश दी। इससे प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया। पूरी कार्रवाई पर पूर्व मंत्री लखमा का बयान सामने आया है। उन्होंने ईडी के छापे को राजनीति से प्रेरित बताया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि सुबह से रात तक ईडी की कार्रवाई चलती रही, एक भी कागज निवास से नहीं मिला। अधिकारियों ने मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया। अधिकारियों ने जो कागज लाए उसमें दस्तखत करता रहा। अधिकारी ही कागज को पढ़ते लिखते थे। पूरे मामले में अधिकारियों ने गड़बड़ी की है। ईडी का छापा राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस ने विधानसभा में बहुत से मुद्दे उठाए। विधानसभा में जब बड़ा घोटाला उजागर हुआ, सरकार ने आनन फानन में दबाव बनाया। भाजपा चुनाव को देखते हुए बदनाम कर राजनीति करने का काम कर रही है। टूट रहा है तो जमीन थोड़ा सा लिए थे मैं मंत्री करने का पूछताछ के लिए भी दफ्तर आना पड़े। सुनी नहीं क्या, गाड़ी का भी जांच हुआ, दुख का जांच हुआ, चूल्हा तक जांच हुआ। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद जमीन का आप बता रहे थे। हाँ, थोड़ा बहुत जमीन आगे पीछे होंगे। मेरे पास सारे एकड़ से ज़्यादा जमीन है। हमारा गाँव कोई लिया वाला है, दिया वाला है, लेकिन बेटा में उनका ज़मीन थोड़ा किसी का थोड़ा ज़्यादा हो गया, किसी का कम हो गया। लेकिन मंत्री बनने के बाद ज़मीन मेरा बड़ा बेटा भी आज तक दिया नहीं। वही पूछ रहे थे तुमको जानकारी थी कि नहीं। शराब घोटाले से सवाल पूछ रहा था। हाँ, घोटाला हुआ तो मेरे घोटाला वगैरह की स्थिति में पेपर में देता हूँ। ये बातें राजनीति से पीड़ित है। मैं अभी 4 दिन पहले विधानसभा उठा था। ये सारा घोटाला तो 1 साल से पहले से चल रहा है। फिर मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? जब विधानसभा में मैं बड़ा घोटाला को उजारा किया, पुल पुलिया फर्जी टेंडर डाला था, गाड़ी का मैं जनता का पैसा को उठाया था उप मुख्यमंत्री के विभाग में। उसके साथ साथ मैंने उठाया था आश्रम के बच्चे मर रहे हैं। उसके बाद कुतुलनार में 4 लोगों फर्जी मुठभेड़ हुआ। इसलिए सरकार ने मेरे खिलाफ एकदम बम हो गया। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के घर ईडी के छापे पर भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। वरिष्ठ भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने इस पर कहा कि पूर्व भ्रष्ट सरकार के आबकारी मंत्री रहे हैं कवासी लखमा। कोयले और शराब घोटाले में कई नेता बेल और जेल में हैं। जांच एजेंसी को गड़बड़ी की इनपुट मिला होगा। छत्तीसगढ़ में ये पहला मामला नहीं है। प्रदेश में जहां जहां जांच एजेंसी ने छापा मारा, वहां वहां प्रमाणित गड़बड़ियां पाई गई है। एफआईआर दर्ज हुई है। आधे जेल में और आधे बेल में हैं। कांग्रेस के हालत पूरे देश में और साथ में छत्तीसगढ़ में ठीक नहीं है। ये कांग्रेस इस बात को स्वीकार करता है, क्योंकि इसके पहले जिनको मिलाने के लिए अभी जो बातचीत हो रही है, अनेक बार ऐसे मामले आए, लेकिन उस समय कांग्रेस ने इनकार किया। लेकिन अभी जब मिला रहे हैं तो इसका मतलब है कि कांग्रेस अंदर से कमज़ोर हो गई है और उनको लगता है कि उनके आने से कांग्रेस मजबूत हो गई। लेकिन आने वाले चुनाव में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है और सरकार बनी है दोनों जगह। ये तीसरी सरकार भी बीजेपी की बनेगी। जनता लगभग ये ठान लिए हैं, मन बना चुकी है। चाहे कोई किसी को मिलाए, किसी को ना मिलाए, भारतीय जनता पार्टी को उससे लेना देना नहीं है। एक बात तय है कि जिस प्रकार से 71 की बहुमत, उसके बाद में सभी नगर निगम में मेयर कांग्रेस के, लगभग जिला पंचायतों में अध्यक्ष कांग्रेस के, लगभग नगर पालिका में अध्यक्ष कांग्रेस के, लगभग नगर पंचायत में अध्यक्ष कांग्रेस के, और इन सब के होते हुए क्या हुआ विधानसभा चुनाव में, क्या हुआ लोकसभा चुनाव में?
तो 2 में पिट चुके हैं, तीसरे में पिटने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है। पार्टी चाहे सत्ता में हो या संगठन में, इस बात का ध्यान मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन में भी रखा गया है और अब जिला अध्यक्षों में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। पार्टी इस मामले में गंभीर है। भाजपा हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अवसर देती है। जिला अध्यक्षों के चुनाव पर उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के 470 मंडल अध्यक्ष बने हैं। इस दौरान 2-4 मंडल अध्यक्षों में ही कुछ सामान्य बात हुई है। राजनीतिक में सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है। वहीं जिला अध्यक्षों के चुनाव के लिए पार्टी की चुनाव अधिकारी पर्यवेक्षक सबसे रायशुमारी करके आए हैं। उनकी रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी और पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। उस आधार पर पार्टी ने पैनल तैयार किया है। अब उसे केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। इस प्रकार सर्वानुमति से जिलाध्यक्षों का भी चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया है, चाहे सत्ता में हो या संगठन में। पार्टी में न केवल प्रयत्न हुआ है कि मंडल अध्यक्षों में भी महिलाओं की संख्या हो, जिलाध्यक्षों में भी महिलाओं की संख्या हो, भागीदारी हो, तो पार्टी इस दिशा में बहुत गंभीरता से प्रयत्न करती है। महिलाओं को राजनीति में भागीदारी हो, इसके लिए लगातार प्रयास करती है। केंद्र में भी जिस प्रकार से महिला आरक्षण के लिए बिल पास हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर देती है। मंडल अध्यक्षों में भी दिया है और जिला अध्यक्षों में भी उम्मीद है कि महिलाओं को अच्छा अवसर और प्रतिनिधित्व मिलेगा। देखिए, 477 मंडल आज के डेट में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 477 में 2-4 मंडलों में किसी तरह की कोई बात हुई है तो ये बहुत ही सामान्य बात है और बहुत अच्छे से हमारे मंडल अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है। महत्वाकांक्षाओं को लेकर 2-1 स्थानों पर इस तरह की बात हुई है। जिलाध्यक्षों में भी विस्तार से हमारे जिले के चुनाव अधिकारी, जिले के पर्यवेक्षक सबसे रायशुमारी करके आए हैं। उनकी रिपोर्ट कल प्रदेश प्रभारी, प्रदेश के जो पर्यवेक्षक है, उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। उस आधार पर पार्टी ने पैनल तैयार किया है और पैनल तैयार करने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है और फिर उसके हिसाब से निर्णय होगा। जिलाध्यक्षों का भी चुनाव सर्वानुमति से ही होना है। देखिए, जल जीवन मिशन का काम तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्रों में अमृत मिशन के तहत घर तक नल से जल पहुंचाने का काम बड़े पैमाने पर स्वीकृत हुए हैं, चल रहे हैं। उन कामों को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच सके। हमारी सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं को तेज गति से पूरा करने का काम लगातार हो रहा है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बन रहिए इस न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शनिवार देर शाम कलेक्टर सभा कक्ष में जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की गहन समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि अधोसंरचना विकास को लेकर जो भी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उनका प्रस्ताव भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करें। सड़क, पुल, पुलिया, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज तथा अन्य दूसरे विभागों से जुड़े कामों की रूपरेखा आने वाले 20 सालों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाएं। ये प्रोजेक्ट ऐसे हों जो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। मैं तो सुना हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा घर बनवा रहे थे, वहां पे डीएमएफ के पैसे से, ऐसा सुनने को मिला था। बहुत दुर्भाग्यजनक है। मैं तो ये भी सुना था कि लाखों रुपए का, कोई बोलता था 32 लाख का, कोई बोलता 34 लाख, इस तरह का बाथरूम बनाया गया था, इस तरह की बातें आती थी। तो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और जो भी गलत किया है वो सब बाहर आएंगे और भ्रष्टाचार करने वालों को हमारी सरकार और कभी नहीं छोड़ेगी। और आज ईडी सही कार्रवाई कर रही है, तो जो गलत के उनका चीखना चाहिए दोनों स्वाभाविक। सड़कों का निरीक्षण कीजिए, आप बैठक कीजिए। हाँ, लगभग 30 सड़कों का निर्माण रायगढ़ शहर में चल रहा है और उनमें से 18 सड़कों का काम, 19 सड़कों का काम पूरा हो गया। तो मैं देख रहा था कि किधर की सड़कें बन गई, किधर बन रही, किधर बननी है, तो उस दृष्टिकोण से निरीक्षण कर रहे थे। और मैंने सभी को कहा गुणवत्तापूर्ण ढंग से रोड का निर्माण करें। जब 1 रुपए कमीशन हम लोग नहीं लेते हैं तो गुणवत्ता के साथ टाइम पे काम कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए कि स्वयं उनकी कृत्य कैसा था, उनकी हरकतें कैसी थी। जो सरकारी काम कर रहे थे वहाँ पर जाकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मारपीट जैसी स्थिति उत्पन्न की। और एक बार नहीं है, ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें बार बार वो रिपीट करते रहते हैं। आज भी पहले उनकी सरकार थी, वो स्वयं विधायक थे, तो ट्रिनिटी या किसी होटल में उनके सुपुत्र द्वारा डॉक्टरों के साथ घटना किया जाना, अनेक जगहों पर इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं। लोकतंत्र में इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। उनको स्वयं समझना चाहिए और जो संवैधानिक पद में उनको ज़्यादा जिम्मेदारी से सार्वजनिक जीवन। कांकेर जिले के अंतागढ़ में सालों के इंतजार के बाद रावघाट परियोजना में लौह उत्खनन तो शुरू हो गया, लेकिन परियोजना से ग्रामीणों की जो उम्मीद थी वह पूरी होती नहीं दिख रही है। बीएसपी प्रबंधन ने परियोजना शुरू करने से पहले प्रभावित ग्रामीणों से अनेक वादे किए थे। साथ ही क्षेत्र में 100 करोड़ विकास के नाम पर खर्च करने की बात करने वाले बीएसपी प्रबंधन के दावे भी धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग और अंतागढ़ विधानसभा के विधायक विक्रम देव उसेंडी ने ग्राम भैंस गांव में सैकड़ों की संख्या में आए ग्रामीणों के साथ बैठक ली। इस बैठक में सभी ने एक स्वर में बीएसपी प्रबंधन के वादा खिलाफी का पुरजोर विरोध करने की बात कही। आज रावघाट में रावघाट परियोजना को प्रोजेक्ट को लेकर के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाज के प्रमुख और सब लोग बहुत बड़े बैठक का आयोजन किया गया थे। और इस बैठक में यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले, यहाँ विकास कैसे हो, इस बात को लेकर के काफी चर्चा हुआ, विचार विमर्श हुआ। यहाँ के संघर्ष समिति, यहाँ के विकास समिति, सब लोगों ने अपनी अपनी बात कहा। निश्चित रूप से आने वाला समय में यहाँ के देवी देवता का संरक्षण कैसे हो, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, इस क्षेत्र में कैसे विकास हो, इस बात को लेकर के विचार विमर्श किया गया है। आने वाला समय में हम राज्य सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से और यहाँ के ग्राम सभा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को विकास में सहभागिता कैसे मिले, इस बात को लेकर के प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपका बैठक बहुत सफल रहा। यहाँ पर भैंस गांव में, यहाँ पर इस क्षेत्र के जो करीबन 37 गांव के साथ साथ 8 ग्राम पंचायत के लोगों की उपस्थिति में रावघाट के संबंध में यहाँ पर मूल रूप से यहाँ पर 2 अलग अलग समितियाँ हैं। विकास समिति, संघर्ष समिति के लोग भी उपस्थित थे, उनके साथ एक बैठक, चर्चा और ग्रामीणों के साथ भी चर्चा बात हुई। आने वाले समय में
इस क्षेत्र में यहाँ के विकास के दृष्टि से मूलभूत यहाँ के जो जनता के मांग अनुसार ये विकास काम होना चाहिए और इस क्षेत्र के लोगों को पहले महत्व मिलने काम शुरू हो तो यहाँ पर जो भी जिस प्रकार के भी यहाँ पर काम होगा तो प्राथमिकता पहले यहाँ लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ के साथ साथ यहाँ बहुत सारे चीज़ों की यहाँ जानकारी नहीं है, जो बहुत सारे मत चाहे CSR का मत हो चाहे DMF में हो, जो यहाँ के लोगों की इसकी जानकारी नहीं, तो बहुत सारे जो प्रस्ताव ग्राम पंचायत की स्तर से हो, स्थानीय समितियों के माध्यम से, और खास करके आज यहाँ पर अलग से ग्राम पंचायत के साथ साथ एक ब्लॉक स्तरीय कमेटी का भी निर्माण करने की जो बात चर्चा में आई है, उसका आने वाले समय में निश्चित रूप से समझ क्रियान्वयन होगा 2025 के बाद। और इस क्षेत्र में जो कि रावघाट का जो खनन क्षेत्र, यहाँ पर बहुत सारे काम आने वाले समय में होने वाले हैं, तो प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के मूलभूत यहाँ के क्षेत्र की जनभावनाओं को ध्यान देखते हुए इस प्रकार का निर्णय, इस क्षेत्र की भावनाओं को BSP और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी काम करेंगे और इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते भी यहाँ के भावनाओं के अनुसार यहाँ का विकास हो, हमारी पहली प्राथमिकता कर रही है। वो उनसे चर्चा करके ही इस क्षेत्र का काम आगे बढ़े, इसके लिए हम आगे दृढ़ संकल्पित रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी में अपने मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार द्वारा बस्तर में आयोजित किए जा रहे बस्तर ओलंपिक के संदर्भ में अपने भावों को साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बस्तर में एक अनूठा ओलंपिक शुरू हुआ है। पहली बार हुए बस्तर ओलंपिक से बस्तर में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि बस्तर ओलंपिक का सपना साकार हुआ है। आपको भी ये जानकर अच्छा लगेगा कि ये उस क्षेत्र में हो रहा है जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। बस्तर ओलंपिक का शुभांकर है वन भैंसा और पहाड़ी मैना। इसमें बस्तर की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे बस्तर में एक अनूठा ओलंपिक शुरू हुआ है? जी हाँ, पहली बार हुए बस्तर ओलंपिक से बस्तर में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि बस्तर ओलंपिक का सपना साकार हुआ है। आपको भी ये जानकर अच्छा लगेगा कि यह उस क्षेत्र में हो रहा है जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। बस्तर ओलंपिक का शुभंकर है वन भैंसा और पहाड़ी मैना। इसमें बस्तर की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखती है। इस बस्तर खेल महाकुंभ का मूल मंत्र है करसायता बस्तर, बरसायता बस्तर, यानी खेलेगा बस्तर, जीतेगा बस्तर। पहली ही बार में बस्तर ओलंपिक में 7 जिलों के 1,65,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह हमारे युवाओं के संकल्प की गौरव गाथा है। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल, हर खेल में हमारे युवाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। कारी कश्यप जी की कहानी मुझे बहुत प्रेरित करती है। एक छोटे से गांव से आने वाली कारी जी ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। वे कहती है, बस्तर ओलंपिक ने हमें सिर्फ खेल का मैदान ही नहीं, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। सुकमा की पायल कवासी जी की बात भी कम प्रेरणादायक नहीं है। जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पायल जी कहती हैं, अनुशासन और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। सुकमा के दोरनापाल के पुनेम सन्ना जी की कहानी तो नए भारत की प्रेरक कथा है। एक समय नक्सली प्रभाव में आए पुनेम जी आज व्हीलचेयर पर दौड़कर मेडल जीत रहे हैं। उनका साहस और हौसला हर किसी के लिए प्रेरणा है। कोंडा गांव के तीरंदाज रंजू सौरी जी को बस्तर यूथ आइकॉन चुना गया है। उनका मानना है, बस्तर ओलंपिक दूर दराज के युवाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का अवसर दे रहा है। साथियों, बस्तर ओलंपिक केवल एक खेल आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा मंच है जहां विकास और खेल का संगम हो रहा है, जहां हमारे युवा
अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं और एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, अपने क्षेत्र में ऐसे खेल आयोजनों को प्रोत्साहित करें। हैशटैग खेलेगा भारत जीतेगा भारत के साथ अपने क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं की कहानियां साझा करें। स्थानीय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर दें। याद रखिए, खेल से न केवल शारीरिक विकास होता है, बल्कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से समाज को जोड़ने का भी एक सशक्त माध्यम है। तो खूब खेलिए। एक और छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दंतेवाड़ा में बस्तर डेयरी फार्म की लस्सी में कीड़े मिलने की शिकायत सामने आ रही है। सौरभ डेयरी नीड्स के मालिक ने एक ऐसी घटना का खुलासा किया जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने बताया कि ग्राहक ने मुझसे लस्सी मांगी, मैंने डिब्बा दिया, लेकिन जैसे ही उसने डिब्बा खोला उसमें गंदा काला तरल और कीड़े तैरते दिखे। शक के आधार पर जब सौरभ ने लगातार 5 और डिब्बे खोले तो हर बार वही नजारा दिखाई दिया। इस पूरे मामले को लेकर बीडीएफ ने वीडियो जारी कर कहा कि ये पूरी घटना उनके खिलाफ साजिश है। बीडीएफ के प्रतिनिधि ने कहा कि ये वीडियो पूरी तरह से फेक है। हमारी कंपनी आपके स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा हमारे प्रोडक्ट्स में कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारी छवि खराब करने का एक झूठा प्रयास है। तो हेलो दोस्तों, मैं बीडीएफ कंपनी से आपको एक वायरल वीडियो का सच बताने आई हूँ। आप सबने देखा होगा हमारे प्रोडक्ट लस्सी से किस तरीके से कीड़ा निकाल करके दिखाया जा रहा है। ये वीडियो टोटल फेक है। ऐसे वीडियो को बिल्कुल बढ़ावा ना दिया जाए। हमारी कंपनी आप सबके सेहत के लिए बहुत कॉन्शियस है, आपकी फैमिली के लिए बहुत कॉन्शियस है। ऐसा हमारे साइड से कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमारे डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, वो आपकी सुनेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन ये वीडियो टोटल फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किस तरीके से इंजेक्ट करके उसमें कीड़ा डाला गया है और निकाल करके आप सबको दिखाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल फेक है। ऐसे वीडियो को बिल्कुल बढ़ावा ना दिया जाए। उसको शेयर करने के बजाय रिपोर्ट कीजिए, ब्लॉक कीजिए। आपका एक सपोर्ट हम सबके लिए बहुत अमूल्य है, हम सबके लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है, मैं सौरभ डेयरी नीड्स का ओनर हूँ। कल एक कस्टमर आए थे, बीडीएफ का लस्सी मांगे मुझसे। मैं उनको लस्सी दिया, वो तुरंत खोले। उस पर काला टाइप का कुछ लिक्विड टाइप का तैर रहा था। उसके बाद मैंने दूसरा लस्सी खोला, लगातार 5 लस्सी खोले। उसके बाद सब में वही चीज़ आ रहा था। फिर उसका मैंने कंप्लेन किया और वीडियो बनाया और बीडीएफ के ओनर, मतलब जिनसे मैं ख़रीदता हूँ, उनको मैंने सेंड किया। ऋषभ तोमर नाम के। आपने जो 5 डब्बे खोले जिसमें कुछ काला जैसा तैर रहा था, कीड़े थे। वो उसे कीड़े टाइप्स का ही था, पूरा टूटा हुआ था, पूरा लिक्विड पूरा काला हो गया था। लस्सी के ऊपर का लेयर था या क्या कुछ कैसा वो पदार्थ? वो टूटे हुए पदार्थ टाइप का पूरा। ये तो लिक्विड पूरा गंदगी जैसे नाली का पानी होता है उस टाइप की पूरी लिक्विड तैर रहा था और कीड़े के टाइप्स का चीज़ था। मतलब कुछ ना कुछ टूटा हुआ था, एकदम क्लियरिटी नहीं बता सकता कि कीड़ा था, पर ऊपर तैर रहा था कुछ ना कुछ। ये अच्छा, जो डब्बे लस्सी बन डब्बे थे, क्या वो डब्बे आप ही ने खोले थे कि कोई ग्राहक ने खोले थे? एक कस्टमर ने खोला था। जब मैं उसको देखा कि वो पूरा एकदम काला है, उसने मुझे कंप्लेन किया। उसके बाद मैंने 5 लस्सी लगातार खोला और 5 के 5 वैसे ही निकले। वो जो लस्सी खोले उसके लगातार वीडियो बनाए थे आप? लगातार वीडियो नहीं बनाए थे, एक सिंगल पीस का खोलते हुए बनाया। बाकी जो रुका हुआ था, रखा हुआ था, तब उसके वीडियो जब मैंने देखा कि लगातार निकल रहा है वैसे, तब मैंने वीडियो बनाना जरूर समझा। इनके ये जो बीडीएफ के और प्रोडक्ट हैं, खोया हुआ, ये सब भी हम बेचते हैं क्या यहाँ पर? मटर वगैरह बाकी सब प्रोडक्ट तो नहीं बेचते, दूध बेचते हैं और लस्सी बेचते हैं। कभी इससे पहले भी कोई इनके प्रोडक्ट में शिकायत आई क्या? दूध में कभी आया था, एक समय में रिप्लेसमेंट हुआ था, पर दूध फट जाता था। रिप्लेसमेंट नहीं लेने का भी वो रहता था, प्रॉब्लम रहता था। वो सारी शिकायत भी इन्हीं की कंपनी की थी? इन्हीं की कंपनी की थी। इनकी कंपनी क्या नाम है? बीडीएफ। ये कहाँ से संचालित होती है, कुछ इसके बारे में जानकारी है? जगदलपुर से आता है और यहाँ पे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है, उनसे हमारे पास आता है। लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं? कौन है वो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर? ऋषभ तोमर बोलकर है। और भी इसे मतलब कभी खाद्य विभाग वाले को आप ये सब बताए कि नहीं बताए कि इनका ये खराब निकल रहा है या इसके सैंपल में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, उसकी जानकारी नहीं दी थे। इस्पात नगरी भिलाई के सेक्टर 2 में 5th फेडरेशन कप ऑफ रॉक बॉल चैंपियनशिप व 7th सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का 3 दिवसीय आयोजन किया गया। 27 दिसंबर से प्रारंभ हुए इस चैंपियनशिप का समापन रविवार 29 दिसंबर को हुआ। समापन अवसर पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव यहां पर विशेष रूप से शामिल हुए। खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन यहां पर किया। वहीं विजयी टीम को यहां पर ट्रॉफी देकर पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान विभिन्न राज्यों से आई खिलाड़ी टीमों ने यहां पर उपस्थिति दर्ज कराई। फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल की तर्ज पर अब रॉक बॉल खेलने भी अपनी एक अलग पहचान देश में बना रखी है। शायद यही कारण है कि रॉक बॉल की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं विभिन्न राज्यों में कराई जा रही है। इसी कड़ी में 5th फेडरेशन कप रॉक बॉल चैंपियनशिप व 7th सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन द रॉक बॉल एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़
व द गतका एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में किया गया। सेक्टर 2 ग्राउंड में 27 दिसंबर से इस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया था। वहीं चैंपियनशिप का समापन 29 दिसंबर रविवार को किया गया। समापन अवसर पर राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव यहां पर विशेष रूप से शामिल हुए। इसके साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। बताना चाहेंगे 5वीं फेडरेशन कप रॉकबॉल चैंपियनशिप में देश के विभिन्न राज्यों की टीमों ने बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं समापन अवसर पर भी फाइनल मैच का यहां पर शानदार प्रदर्शन किया गया। अतिथि के रूप में शामिल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खिलाड़ियों का परिचय जाना और उनका उत्साहवर्धन किया। हमारे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर टीएस सिंहदेव जी का आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है। आप सभी को शुभकामनाएं। भारत का नाम रोशन होता है। कोर्ट नंबर 2 पे ऑफिशियल लाइनअप करेंगे। चीफ रेफरी। फिर समय आया फाइनल मैच का, तो खिलाड़ियों ने यहां पर बेहतर प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया को इस तरह की जानकारी दी। तो वहीं इस रॉक बॉल चैंपियनशिप के संयोजक रहे ख्वाजा अहमद ने भी मीडिया से जानकारी साझा की। एक नया खेल जिसको गति मिल रही है और एशिया स्तर पे मान्यता भी मिल गई है, राष्ट्रीय स्तर पे तो मिल ही गई है। आयोजनकर्ताओं की मंशा है कि ओलंपिक्स में भी इसको स्थान मिले और मुझे लगता है कि औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। 1980 के दशक से रॉक बॉल का खेल गति पकड़ता रहा है और आज भिलाई में 5वां फेडरेशन कप महिलाओं और पुरुषों के लिए और 7वां सब जूनियर नेशनल रॉक बॉल चैंपियनशिप इसका आयोजन है। जिन टीमों ने भाग लिया उनका स्वागत भी और उनको बधाई भी, आने के लिए धन्यवाद भी। आयोजनकर्ताओं के लिए हमेशा कठिनाई का समय रहता है और इस समय उन्होंने अच्छा आयोजन किया, इसके लिए उनको बधाई। फेडरेशन के अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं, सचिव जी भी आए हुए हैं राष्ट्रीय स्तर के, हरियाणा के सचिव जी भी आए हुए हैं। इनको धन्यवाद भी कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को पुनः चुना इस आयोजन के लिए और आने के लिए भी इनका आभार। साथ ही राष्ट्रीय शोक का समय भी है। मनमोहन सिंह जी को हमने खोया, पूर्व हमारे प्रधानमंत्री, तो उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। छत्तीसगढ़ की टीम का मैच आपने देखा है बाबा साहब, क्या लगता है छत्तीसगढ़ का क्या भविष्य हो सकता है इस गेम में? फाइनल में पहुँचे, बच्चियों में उन्होंने चैंपियनशिप जीती, तो भविष्य अच्छा दिख रहा है। हालांकि आज के खेल में राजस्थान की टीम काफ़ी आगे दिख रही थी, तो उतना अंतर जरूर दिखा। इन प्रतिस्पर्धा जब होती है और अपने के बराबर के या अपने से अच्छी टीमों के साथ ऐसे आयोजनों में जब खेलने का मौका मिलता है तभी खेल में निखार आता है। तो सही दिशा में आयोजनकर्ता खेल को बढ़ा रहे हैं और निसंदेह संभावनाएं छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। ये 5th फेडरेशन कप रॉक बॉल चैंपियनशिप एंड 7th सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हम भिलाई में छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं दिनांक 27 से 29। ये टोटल फेडरेशन कप में 8 टीम थी महिला और पुरुष में, और सब जूनियर में करीब 7 और 8 टीम थी। टोटल 24 टीम ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे नेशनल लेवल में, और ये 3 दिन से हमारा आयोजन चल रहा है। आज समाप्ति की ओर है हमारा आयोजन। बहरहाल विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने यहाँ पर अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। चयनित टीमों को यहाँ पर मेडल व कप प्रदान कर पुरस्कृत भी किया गया। टीम को जीत बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति दर्ज की गई। एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राजयोग सेक्टर 7 भिलाई के ऑडिटोरियम में स्कूली बच्चों के लिए विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसे बच्चों को पढ़ाई के अलावा योग ध्यान की शिक्षा खेल खेल में दी जा रही है, जिससे इन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाए।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राजयोग सेक्टर 7 भिलाई के ऑडिटोरियम में स्कूली बच्चों के लिए विंटर कार्निवाल का आयोजन किया गया। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ योग ध्यान की शिक्षा खेल खेल के दौरान यहाँ दी गई, जिससे इन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। गौरतलब है कि हमें जिंदगी में हर चीज के लिए तैयार रहना है। हम अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जीवन में हार को भी हराकर जीत में बदल देना है और इसी को बाजीगर कहते हैं। ये बातें प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में पहली बार प्रारंभ विंटर कार्निवाल में वरिष्ठ राजयोग टीचर एवं मोटिवेशनल स्पीकर ब्रह्म कुमारी प्राची बहन ने दी। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, आप जरूर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सभी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। आप कार्निवाल के पहले दिन स्नो बॉयज ने बच्चों को ब्रेन एक्टिविटी और एक्सरसाइज कराकर ठंडी को छू मंतर करने का गुर बताया। उसके बाद और सभी को ओम के साथ मेडिटेशन कराया। पीस ऑडिटोरियम में आयोजित विंटर कार्निवाल में उपस्थित बच्चों का उमंग देखते ही बन रहा था। बचपन और शरारत का गहरा रिश्ता होता है, लेकिन हमारी शरारत से किसी का नुकसान न हो, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। सब चलाते हैं, जरा अपनी खुशी का रिमोट चलाना, साथ साथ आई एम स्पेशल, हर एक की क्वालिटीज देखना, स्पेशल अपनी आप को फील करना, इसके ऊपर अलग अलग एक्टिविटीज और फिर कल अगले कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत ब्रह्म कुमारी आशा दीदी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि स्टूडेंट लाइफ इज बेस्ट लाइफ। हम सब भी प्रतिदिन परम शिक्षक परमात्मा से ईश्वरी पढ़ाई करते हैं। जीवन में कभी भी किसी को न दुख दो न दुख लो, खुश रहकर खुशियां बांटो और सदा अपने माता पिता और टीचर्स का सम्मान करो। और मैं इस ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर पिछले 20 सालों से मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा ले भी रही हूँ, दे भी रही हूँ। इस बार हम हर साल जो समर कैंप करते थे वो इस बार नहीं कर पाए थे, तो बहुत अंदर में था। जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, पेरेंट्स ने कहा हम इंतज़ार करते, क्योंकि बच्चों में यहाँ आने से बहुत परिवर्तन आता है। तो उस बार नहीं कर पाए, तो इस बार ठंड की छुट्टियों में हमने 5 दिन का ये विंटर कार्निवल रखा है। और ख़ास इसी उद्देश्य से कि जो बच्चे आते हैं और उनको जब ये इस आध्यात्मिक माहौल में बैठकर वो कुछ ऐसी बातों को सुनते हैं फ़न के साथ, हंसी हंसी में, कहते हैं कि अगर बच्चों को सही शिक्षा देनी है तो साथ साथ उनको उतनी खुशी भी देनी होगी। तो खुशी के साथ, उस फ़न के साथ जब बच्चे वो चीज़ों को अंदर ग्रहण करते जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो आपको बताऊं ड्रास्टिक चेंज इन 4 दिनों में। कल क्लोजिंग है और इन्हीं दिनों में 4 ही दिन में इतना परिवर्तन है बच्चों में। जो पहले दिन की वो उनकी चंचलता और आज के दिन तक में उनकी जो शांति है, क्लास 5 तक के बच्चे इतने शांत, और उनको वो रोज़ रात में मेडिटेशन करके सो रहे हैं। हर कार्य करते उनको सोचना क्या है, कॉम्पिटिशन्स, उनके गेम्स के कंपटीशन भी रखे, क्विज़ भी रखा। तो कंपटीशन के दौरान उनको सोचना कैसे है, क्या सोचना है, ये सब उनको हम यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हम महसूस करते कि ये सब बातें सिखाएगा भी कौन, क्योंकि माता पिता के तो आजकल बच्चे बहुत सुनना चाहते नहीं, और टीचर्स और स्कूल में तो उनकी अपनी पढ़ाई है। तो हमें ये बहुत अंदर में रहता कि हर साल बच्चों के लिए ये तो करना ही है। अब तक समर कैंप का आयोजन बच्चों के लिए, और आज पहली बार इतने वर्षों में समर कैंप ना हो पाने की वजह से विंटर कार्निवल। हाँ जी। दोनों प्रोग्राम में क्या फ़र्क देख पा रहे हैं? बहुत ही अंतर। एक तो समर्स के दौरान हम बाहर की एक्टिविटी भी नहीं रख पाते थे। इस बार विंटर कार्निवल में हमने गेम्स भी रखा, क्योंकि बाहर के स्पोर्ट्स को करते हुए उनको क्या सोचना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो बच्चे आजकल हार एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे बड़े होते वो हर रिश्तों में भी हार जीत करने लगते हैं, और हारना उनको फिर पसंद नहीं आता। तो हमने उनको वो ट्रेनिंग दे पाए। और दूसरा, समर कैंप में तो हर एक बहुत समर कैंप्स लगाते हैं, तो ये समय में बच्चों का पार्टिसिपेशन भी अच्छा था, और पेरेंट्स ने भी बहुत दिल खोल के, क्योंकि छुट्टियों में, लंबी छुट्टियों में बाहर चले जाते हैं,
और थोड़ी सी विंटर वेकेशन होता है तो ज़्यादा पेरेंट्स बाहर भी नहीं गए थे, तो इसलिए बच्चों ने बहुत खुल के पार्टिसिपेट किया। यहाँ बच्चों को होमवर्क भी दिया गया, वह आज क्या सीखे हैं दूसरे दिन उसे लिख कर आए और ऐसे कार्यक्रमों के जरिए निरंतर बच्चों के अंदर की आत्मशक्ति एकाग्रता बढ़ाने का प्रयास लगातार ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आगे भी करता रहेगा। एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे देंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।